Good morning students, all of you. मैं उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज, मैं राजेंद्र प्रसाद BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी टॉपिक से ले रहे हैं और जूलॉजी में फाइलम प्रोटोजोआ में टॉपिक हम मोनोसिस्टिस लेंगे। और थोड़ा सा पहले मैं आपको प्रोटोजोआ के बारे में बता देता हूँ कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं और फाइलम प्रोटोजोआ में जो मोनोसिस्टिस टॉपिक है, मोनोसिस्टिस में सबसे पहले हम आपको उसके जनरल चीज़ बताने जा रहे हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरिया, सब क्लास ग्रीगैरिना, ऑर्डर यूग्रीगैरिनिडा, जीनस मोनोसिस्टिस, स्पीसीज एग्लिस। जैसा कि मैंने सिस्टमेटिक पोजीशन को बताया, और सिस्टमेटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण होता है। और फाइलम प्रोटोजोआ में जो सब फाइलम स्पोरोजोआ है वो वास्तविक रूप से सबसे जब बेहतर आपको उसका प्रचलित वंश है, जैसे प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, इनवर्टिब्रेट होस्ट और वर्टिब्रेट होस्ट। दैट इनवर्टिब्रेट होस्ट फॉर एग्जांपल मॉस्किटो और वर्टिब्रेट होस्ट फॉर ह्यूमन। अदर जो मोनोसिस्टिस है वो ग्रीगैरियन नेचर दिखाता है। और ग्रीगैरियन नेचर में जैसे उनके सेमिनल वेस्कल्स में जो है कि वो तरल पदार्थों से अपना जो है पोषण करके कंप्लीट करता है। अब अगला जो मोनोसिस्टिस में सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरिया, सब क्लास ग्रीगैरिना, ऑर्डर यूग्रीगैरिनिडा, जीनस मोनोसिस्टिस, स्पीसीज एग्लिस। अब यहाँ पे जीनस और स्पीसीज में हमने अंडरलाइन को भी दिखाया है। अंडरलाइन का मेन मकसद होता है कि उसमें जीनस और स्पीसीज दोनों अलग अलग दिखें, दोनों को क्लियर करें, डिफाइन करने के लिए हमने जीनस और स्पीसीज पे अंडरलाइन दिखाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट मीन्स होता है वास, स्वभाव एवं स्थान, कि एनिमल सबसे पहले कहाँ पाया जाएगा और किस परजीवी के ऊपर वो अपना जीवन व्यतीत करेगा और क्या खाता है, उसके बारे में जैसा कि हमने दिखाया भी है। हैबिट एंड हैबिटाट, मोनोसिस्टिस आर टिपिकली एंडोपैरासाइट ऑफ अर्थवर्म एंड अकर देयर सीलोम एंड seminal vesicles. Beside monocystis, there are also found the life cycle stage of other genera such as enterocystis, rhabdocystis, nematocystis, dendrocystis, zygocystis, pleurecystis and so on. जैसा कि हमने बताया कि मोनोसिस्टिस इज एंडोपैरासाइट एनिमल ऑफ अर्थवर्म। मोनोसिस्टिस सिंगल, वो अर्थवर्म की बॉडी पे परजीवी होकर के उनके शुक्राशय पार्ट के तरल जो पदार्थ होते हैं उस पे परजीवी होता है। और इनकी लाइफ साइकिल जो है, इनके अलावा जो है कुछ अलग से जेनरा हैं, जैसे एंटीरोसिस्टिस है, रैप्डोसिस्टिस है, नेमेटोसिस्टिस, डेंड्रोसिस्टिस, जाइगोसिस, इन सब में भी ये परजीवी होकर के अपना जो है भोजन प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइड, कि ट्रोफोजोइड की संरचना। ट्रोफोजोइड के संरचना में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, दैट इज फर्स्ट शेप, साइज, पेलिकल्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब शेप मीन्स होता है आकार, कि द यंगेस्ट स्टेज आर यूजुअली राउंडेड और ओवल, ए मैच्योर ट्रोफोजोइड इलांगेटेड स्पेंडल शेप।
अब इसमें क्या है कि जो मोनोसिस्टिस की बॉडी होती है वो आपका यंगेस्ट स्टेज में उनका आकार गोलाकार या ओवल होगा, और वह वयस्क मेच्योर ट्रोफोजॉइट्स का जो आकार होता है वो लंबा होता है और स्पेंडल शेप होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट साइज आता है। द यंगेस्ट स्टेज ऑफ ट्रोफोजॉइट इज 5 माइक्रोन लॉन्ग और मेच्योर ट्रोफोजॉइट इज अबाउट 500 माइक्रोन लॉन्ग एंड 40 माइक्रॉन्स ब्रॉड एंड विजिबल टू द नेक्ड आई। अब यहाँ बात आई कि जो साइज है, ये साइज आपका जो यंग ट्रोफोजॉइट है और मेच्योर ट्रोफोजॉइट्स। अब यंग जो ट्रोफोजॉइट्स है उसका साइज आपका जो है कि 5 माइक्रॉन लॉन्ग होता है। जो इसका साइज ये क्या है 5 माइक्रॉन लॉन्ग है, और जो एडल्ट मेच्योर ट्रोफोजॉइट्स है उसका जो लंबाई है वो 500 माइक्रॉन होता है, और उसमें 40 माइक्रॉन जो है उसका जो ब्रॉड होता है, उसकी चौड़ाई जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है, जैसे हमने लंबाई आपको बताया तो 500 माइक्रॉन लॉन्ग और 40 माइक्रॉन ब्रॉड होता है। इसमें जो आपका मेच्योर ट्रोफोजॉइट्स की जो लंबाई है वो 500 माइक्रॉन लंबा होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, और ब्रॉड 40 माइक्रॉन ब्रॉड होता है। और जो यंग ट्रोफोजॉइट्स जो यंग ट्रोफोजॉइट्स उसकी लंबाई जो है आपका 5 माइक्रॉन लॉन्ग होता है। अब नेक्स्ट जो है कि पेलिकल्स। अब पेलिकल्स जो होते हैं इसमें दिखाया गया है कि पेलिकल सबसे मोनोसिस्टिस की बॉडी के सबसे आउटर पार्ट होता है और थिकेस्ट होता है, और इसमें जो मेच्योर ट्रोफोजॉइट्स है उसमें भी पेलिकल्स पाया गया। जैसे हमने दिखाया कि पेलिकल्स आपका एक मोटा आवरण होता है जिससे ये मोनोसिस्टिस अपने बॉडी की सुरक्षा भी करता है। और जैसे यंग ट्रोफोजॉइट्स में आपके जो है कि मेनली एक्टोप्लाज्म है, इसके बाद पेलिकल्स के बाद एक्टोप्लाज्म है, स्पर्मेटेल्स है, जो फ्लैजिला के आकार के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो आपके जो है कि स्पर्मेटेल कहलाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका पेलिकल्स का जो डेफिनेशन है, बॉडी ऑफ ट्रोफोजॉइट्स इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय ए डेफिनेट थिक पेलिकल्स। तो बॉडी जो पेलिकल्स की जो ट्रोफोजॉइट्स की बॉडी है उसका एक्सटर्नल पार्ट पे डेफिनेट थिक पेलिकल्स होते हैं जो आवरण इट में बी मॉडिफाइड इन वेरियस वेज, और ये पेलिकल्स वेरियस वेज में डिफरेंट वेरियस वेज में दिखाए गए हैं, जैसे पट्टीदार जो स्ट्रेटेड है, और उसके बाद जो थ्रो रीजन फरो और कुछ खांच टाइप में दिखाए गए हैं, जैसे कि आपके खांच टाइप में दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट आता है कि साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट, that is first a part of the ectoplasm and second part of the endoplasm. The ectoplasm is divided into divided into 3 parts: outer epicyte, middle sarcocytes and inner myocyte. The endoplasm content is the granular fluid like materials found in the पैराग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो एंडोप्लाज्म आता है, अगला पॉइंट होगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होता है वो मिडिल पार्ट में दिखाया गया है। न्यूक्लियस क्या है कि मिडिल पार्ट में होता है, और न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, ओवल होते हैं, और उसमें एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस केंद्रिका भी पाए जाते हैं। विच डीपली विथ आयरन हिमेटोजाइलिन, उसमें क्या है कि एक लौह हिमेटोटॉक्सिलिन पदार्थ पाए जाते हैं जो उनके रंग को गहरा करते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिलिकेट बियर्स इज द 4 क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं केंद्रक कला, उसमें क्या है कि
मेनली आपके जो है कि 4 क्रोमोसोम होते हैं और हेप्लॉइड होते हैं। इन न्यूक्लियस में क्या है, 4 क्रोमोसोम हेप्लॉइड अगुणित होते हैं, 4 क्रोमोसोम अगुणित होते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया और है, स्पर्म टेल का मेन वर्क होता है कि ये लोकोमोशन में भी सहायक होता है। और एक्टोप्लाज्म जो है कि आपका पेल्कस के बाद एक्टोप्लाज्म होते हैं। एक्टोप्लाज्म जो बाह्य परत होता है, बाह्य परत से भी इसमें जो मेन भोजन या जल जो एब्जॉर्ब करते हैं उसके लिए मेनली होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट पॉइंट फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम लेंगे। और फिजियोलॉजी मीन्स होता है भौतिकीय क्रियाकलाप। जैसे फिजियोलॉजी में हम लोकोमोशन लेंगे, न्यूट्रिएशन है और एक्सक्रीशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है। तो अब लोकोमोशन, तो लोकोमोशन मीन्स होता है गमन करना। लोकोमोशन मीन्स गमन करना। गमन में कोई इसमें स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। अब स्पेशल आर्गन नहीं होते, वहाँ पे रिगलिंग मूवमेंट या आपका ग्लाइडिंग जिसे हम परिसर्पण कहते हैं या फिर विसर्पी लोकोमोशन होता है। अब इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपका होते हैं मेनली। अब जो है कि अब जैसे कि युगलिना में लोकोमोशन होता था तो हमने युगलिनाइड मूवमेंट के नाम से जानते थे। तो ऐसे इसमें जो है ग्रीगेराइन मूवमेंट के नाम से जानेंगे। अब ग्रीगेराइन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक। अब जो है कि न्यूट्रिएशन आता है कि इसमें पोषण कैसे होते हैं। न्यूट्रिएशन इज मोनोसिस्टिस एंड सेप्रोजोइक। न्यूट्रिएशन इसमें जो है कि मोनोसिस्टिस इज सेप्रोजोइक, ये आपका मृतोपपोषी होते हैं, मृतोपपोषी होते हैं और इसमें सेमिनल और मृतोपपोषी होते हैं। और यह केंचुए की बॉडी में जो है कि शुक्राशय के तरल पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसमें जो एंडोप्लाज्म होता है उसमें पैराग्लाइकोजन या ग्रेन्यूल्स होता है जिसमें ये स्टोर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन इन मोनोसिस्टिस इज नॉट नोन। तो मोनोसिस्टिस में रिस्पिरेशन के लिए कोई मेन विधि ज्ञात नहीं हुई है, कोई मैकेनिज्म ज्ञात नहीं हुआ है। और इसमें बिलीव द पैरासाइट ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन थ्रू इट्स पेल्कल्स फ्रॉम सेल टू कंटेंट्स ऑफ द होस्ट स्पर्म मारुला with when the trophozoite is with it from the fluid of the seminal vesicles। इसमें क्या है कि जो कोई मैकेनिज्म अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। फर्क ये है कि इसमें जो अर्थवार्म है उसकी बॉडी से जो स्पर्म मारुला है उससे ये अपना डिफ्यूजन के द्वारा अपने तरफ डिफ्यूजन विसरण के द्वारा जो है शोषण कर लेता है, श्वसन कर लेता है। और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस के लिए होते हैं और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के वो एक तरीके से उनको जो वेस्ट मटेरियल उनको बाहर करते हैं। तो रिस्पायरेशन के लिए एनिमल में 2 गैसेस मेन हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं कि वो परासरण नियम के द्वारा जो है वो अंदर की तरफ ले जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूजन के द्वारा जो है शरीर से बाहर करते हैं। अब एक्सक्रीशन आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेटेड ऑफ डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ जो होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं और उपापचय के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उत्पाद को जो है कि ये बाहर करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कि रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल से लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया अभी, सिस्टमेटिक पोजीशन और हैबिट एंड हैबिटाट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइट जैसे हमने आपको एक्सप्लेनेशन किया, शेप, साइज, पेल्कल्स, साइटोप्लाज्म।
अच्छा, शेप पे हमने बताया कि इनका जो शेप है दो तरीके से होता है, एक तो यंगेस्ट स्टेप और एक एडल्ट स्टेज। जैसे यंगेस्ट है तो उसका जो लेंथ है, जो लंबाई है वो 5 माइक्रोन होता है, और जो आपका एडल्ट है वो उसमें क्या है कि 500 लॉन्ग होते हैं। अब इसी तरीके से हमने आपको पेल्कस की बाहरी आवरण होते हैं, इनसे ये सुरक्षा करता है और डिफ्यूजन का काम करता है। और साइटोप्लाज्म क्या कि दो पार्ट होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। और एक्टोप्लाज्म क्या है कि वह बाह्य परत होते हैं और एंडोप्लाज्म आंतरिक होते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल से लेते हैं। हम अब जो अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस में प्रजनन कैसे होता है? वैसे आप मोनोसिस्टिस इज मोनोजेनेटिक दैट इज इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन ए सिंगल होस्ट। तो मोनोसिस्टिस की जो लाइफ साइकिल है उसमें सिंगल होस्ट ऑफ अर्थवर्म, अर्थ केचुए के शरीर पे वह परजीवी होता है, सिंगल होता है। अभी तक प्रोटोजोआ में अभी हमने प्लाज्मोडियम के बारे में बताया कि मलेरिया भी आपके प्रोटोजोआ संघ के एनिमल्स हैं, जो कि उनमें आपके दो डाइजेनेटिक था। यहाँ पे सिंगल होस्ट ऑफ द अर्थवार। तो मोनोसिस्टिस का जो जीवन चक्र है वह सिंगल होस्ट मीन्स एक पोषद में ही कंप्लीट होता है, और पोषद का नाम है अर्थवार्म। ओनली जाइगोट आर डिप्लॉयड विद ऑल अदर स्टेज आर हैप्लॉयड। इसमें केवल जो जाइगोट होता है वही डिप्लॉयड होता है, बाकी अदर स्टेप जो होते हैं वो आपके हैप्लॉयड होते हैं, आगुणित होते हैं। अब रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोसिस्टिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ गैमेटोगेमी, सेकंड पार्ट ऑफ स्पोरोगोनी, थर्ड पार्ट ट्रांसफरेंस, फोर्थ पार्ट स्पोरोजोइट्स, फिफ्थ पार्ट इन्वेजन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, और सिक्स पार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजोइट्स। अब फर्स्ट पार्ट जो गैमेटोगेमी है, गैमेटोगेमी होता है यह युग्मक जनन होता है, जिसमें आपका जो गैमेटोगोनी का जो डिफिनीशन है, दिस इज ए मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच involve the pairing of gamete. Pairing of gamete, formation of the gamete and fertilization, it takes place as follow, that is 3 part, first साइजिकी, second गैमेटोगोनी और थर्ड सिनगेमी। गैमेटोगेमी इज डिवाइडेड into फर्स्ट पार्ट साइजिकी। साइजिकी जो मेन होता है युग्मक जनन, संयुग्मन। इसमें क्या है कि कोई भी गैमेट वो संयुग्मन करेगा, पेयर। उसमें क्या है कि रिप्रोडक्शन से आपके दो सेल्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो आपके पेयर्स इस तरीके से बन जाएंगे, और ये आपके यहाँ पे न्यूक्लियस, ये आपके पेयर हो गए। ये हमारा जो है कि मेन साइजिकी में चलेगा, साइजिकी। और साइजिकी, अब साइजिकी में क्या होता है कि मेन गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट क्या है कि दो बनते हैं, पेयर ऑफ गैमेट। जब भी निषेचन क्रिया या फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें आपके दो डिफरेंट गैमेट होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल मिल करके जो गैमेट्स का निर्माण करते हैं, और गैमेट्स में मेनली आपका जो मेन्स होते हैं वो आपके जो है कि इसमें एडल्ट ट्रोफोजोइट्स और मैच्योर ट्रोफोजोइट्स मिल करके जो लाइफ साइकिल का निर्माण करेंगे, तो ये गैमेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं। जो ये पूरे दोनों को मिला के क्या होगा, गैमेटोसाइट्स। अब गैमेटोसाइट्स जो मेन है वो गैमेटोगेमी का एक प्रकार है जो स्टार्ट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो लैंगिक प्रजनन को प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ करने में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे वह पेयर में गैमेट का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी मेनली जो आपका होता है उसमें गैमेटोगोनी आपका जो युग्म जनन, जिसमें गैमेट ईच गैमेटोसाइट्स अंडर न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, गैमेटोसाइट्स में
अंडर जो आंतरिक क्या है कि माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, उसमें कोशिका विभाजन के दौरान उसमें जो स्पर्मारुला है, जो तरल पदार्थ है, उससे क्या है कि वो रिप्रोड्यूस करके जो है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का निर्माण करेगा और पूरी तरीके से जीवन चक्र उसका कंप्लीट करने में मदद करता है। सिनगेमी जो मेनली आपका जो सिनगेमी होता है उसमें द गैमेट सिंगल विथ गैमेटोसिस्ट इज फ्यूज इन द पेयर। तो उसमें क्या गैमेटोसिस्ट क्या है कि पूरी तरीके से पेयर बनाता है और पेयर बनाने के बाद जो है कि वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है और डिप्लॉयड जब जाइगोट बनाता है तो पूरी तरीके से अपोजिट सेक्स होते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट आर फॉर्म ए सिंगल गैमेटोसिस्ट और उसमें क्या है कि पूरी तरीके से सिनगेमी में जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो सिंगल नहीं बल्कि वो मिलकर के जाइगोट का काम करते हैं और जब जाइगोट पूरी तरीके से उसमें दो जाइगोट होते हैं मेल एंड फीमेल मिल करके जो है कि वो डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं तो उस तरह सिनगेमी जो मेनली होते हैं उसमें हैप्लॉयड से डिप्लॉयड नंबर का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट था स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी में जो बीजाणु उद्भवन होता है, बीजाणु का निर्माण होता है, तो इसमें क्या ईच जाइगोट विच इज फर्स्ट स्फेरिकल ट्रांसफरिंग itself into the unicellular oval body is called स्पोरोप्लास्ट। इसमें जो जाइगोट था पहले क्या है कि वह स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, ट्रांसफरिंग होता है, इसके बाद फिर जो है कि स्पोरोसिस्ट का निर्माण करता है। इट्स ओन सीक्रेट थिक सिस्ट वॉल और उसमें क्या है कि एक सिस्ट एक पुटी भवन का निर्माण करता है और पुटी भवन के अंदर वो पूरी तरीके से उनका जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है और जो स्पोर बनते हैं वो बोट के समान होते हैं, नाव के समान होते हैं। और ट्रांसफरेंस, अब तीसरा पॉइंट ट्रांसफरेंस आता है। ट्रांसफरेंस मीन्स होता है स्थानांतरण, कैसे वह बीजाणु का स्थानांतरण करता है। अभी तक इसके बारे में अभी तक कोई भी मेन पॉइंट नहीं देखा गया, कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि यह जो है कि स्थानांतरण के द्वारा जो है कि इनका जो वेस्किल्स है, जो वार्म है, जो क्रीम है कि एक अर्थवार्म से दूसरे अर्थवार्म में जा सकता है। ऐसा नहीं, इसमें जैसे पहला है कि ड्यूरिंग कपुलेशन, कपुलेशन के द्वारा कैसे उसमें जाता है, कैसे वो इंटर्ड करता है, प्रवेश करता है। तो इसमें दिखाएगा कि मान लीजिए कोई एक अर्थवार्म हो, एक अर्थवार्म जो है कि अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो दूसरे अर्थवार्म में कैसे प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर वो कपुलेट करता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड अर्थवार्म है, तो वह जो है कि जब अपना एक्सक्रीशन करता है तो दूसरे जो अर्थवार्म है उसको अगर फीड करते हैं तो उनके आहार नाल में जा सकता है, उनके आहार नाल में प्रवेश करता है। और डेथ ऑफ होस्ट, अब जैसे कि मान लीजिए कि एक अर्थवार्म अगर वो मर चुका है, डेड हो चुका है, तो वो स्थान पे अर्थ पे पूरी तरीके से सड़ जाएगा कुछ दिन के बाद। लेकिन अगर सड़ने के बाद क्या है कि दूसरा अर्थवार्म उसके फीडिंग मटेरियल को, जो फीडिंग मटेरियल जो फूड है उसको अगर फीड करता है तो उनके अंदर जाने की संभावना होगी, लेकिन ऐसा भी कुछ भी प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट, बाय बर्ड्स, अर्थवार्म पृथ्वी के पर ही अपने एक्सक्रीशन को जो है एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जी पदार्थ को एक्सक्रीट करता है। और मान लीजिए कोई परभक्षी बर्ड्स जो उसको भक्षण करने वाला, जिसको खाने वाला होता है, अगर खा लेता तो उसके अंदर ग्रास नली में जो ओसोफेगस होता है उसमें प्रवेश करता है। और फिर जो बर्ड्स हैं अगर वो अपना एक्सक्रीशन अर्थ पे करते हैं तो दूसरे एनिमल या दूसरे क्रेम में भी जाने की संभावना होती है। अब लास्ट पॉइंट है आटोमिजेशन। आटोमिजेशन मीन्स जो आपका होता है मेनली जो कि स्वयं से वो कोई भी अर्थवार्म है वो अर्थ पे पूरी तरीके से लोकोमोट करते हुए एक्सक्रीशन करता है और दूसरे अर्थवार्म उसको जो है कि अर्थ को फूड मटेरियल को फीड करते हैं, उसके जरिए से जो है कि ये ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पे कोई भी
एक्चुअल जो है कि सर्च नहीं किया गया कि वो ड्यूरिंग कपुलेशन से हो या डेथ ऑफ होस्ट से हो या बाई बर्थ से हो या एटोमिजेशन से हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेजन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। अब इन्वेजन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स जो शुक्राशय में कैसे वो प्रवेश करता है। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स शुक्राशय में कैसे वो प्रवेश करता है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन सब पेलिक्यूलस माइक्रोट्यूब्यूल्स विद द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शंस ऑफ द मूवमेंट। तो यह जो है कि मेनली एनिमल के अंदर कैसे वो फीड करता है शुक्राशय में, क्योंकि ये पहली बात ही कि पैरासाइट है सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के शुक्राशय पे ही परजीवी होकर के पूरी लाइफ जो है कि डिपेंड करता है। तो इसमें जो मेन जो तरल पदार्थ है उसमें जाकर के ये मिल जाते हैं जो इनके वार्म होते हैं। अब लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजॉइड। अब ट्रोफोजॉइड का विकास या वृद्धि कैसे होता है, उसमें मेनली ट्रोफोजॉइड का जो विकास है वो अर्थवर्म के जरिए पूरी तरीके से तरल पदार्थ को लेकर के और वो गैमीट का फॉर्मेशन करता है। और जब गैमीट बनाता है तो उसमें आपके जो स्पोर का होता है वो नाव के आकार के होते हैं, बोट शेप्ड होता है और धीरे धीरे वो ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने के बाद जो है कि वो मेन आपके फ्लैजिलेटेड यंग ट्रोफोजॉइड्स का निर्माण करते हैं और इस तरीके से ये पूरे रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट होता है। अभी हम इसके फिगर के माध्यम से आपको डिटेल और समझा देते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको लाइफ साइकिल के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताया, अब हम फिगर के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस, जैसा कि मैंने कहा था कि लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस इज कंप्लीटेड सिंगल होस्ट। वो सिंगल होस्ट में कंप्लीट होता है और होस्ट का जो नेम है वो अर्थवर्म है। अर्थवर्म की बॉडी पे वो जो है कि सिंगल पोषक बना करके अपना लाइफ कंप्लीट करता है। कि जैसे अब आपको सबसे पहले इसमें ट्रोफोजॉइड्स का निर्माण होता है, जैसे गैमेटोगोनी हुआ, सिनगेमी हुआ, साइजगी हुआ। तो गैमेटोगोनी में सबसे पहले कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है और गैमीट का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें मेनली आपके मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल करके जो है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन का कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहले यंग ट्रोफोजॉइड्स और मेच्योर ट्रोफोजॉइड दो है आपके जो यंग ट्रोफोजॉइड्स। और यंग ट्रोफोजॉइड्स की जो बॉडी है वो आपके सिलिएटेड है। जो इसमें जो सिलिएटेड बॉडी है उसको हम स्पर्म टेल कहते हैं। और उसके बाद इसमें एक न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं और इनकी बॉडी पे पेलिकल्स होता है, एक्टोप्लाज्म होते हैं, जो कि एक्टोप्लाज्म ने दर्शाया भी कि एक्टोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म का कार्य होता है कि वह बॉडी को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके बाद मेच्योर ट्रोफोजॉइड्स में आपके न्यूक्लियस हैं और कुछ जो है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स भी हैं। और न्यूक्लियस का मेन वर्क ये होता है कि वो पूरी तरीके से विभाजन करने में हेल्प करता है। और विभाजन क्या है कि माइटोसिस या मैसेज जो सेल डिवीजन करते हैं कोशिका विभाजन के दौरान, वो जो है कि पूरी तरीके से समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लैंगिक प्रजनन कंप्लीट होता है। तो यहाँ यंग ट्रोफोजॉइड्स और मेच्योर ट्रोफोजॉइड्स मिल करके आपका गैमेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और गैमीट के फॉर्मेशन में आपको गैमीट का फॉर्मेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका सिस्ट का निर्माण करते हैं, एक पुटी भवन बनाते हैं। और पुटी का काम होता है कि उसके अंदर ही अंदर वो पूरी तरीके से जो है कि विभाजन करके गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें आपके दो लेयर जो सिस्ट का बनाते हैं, तो सिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर, दैट इज फर्स्ट ऑफ द एक्टोसिस्ट एंड सेकंड ऑफ द एंडोसिस्ट। अब एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट के अंदर जाकर के गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और साइजिगी, जो साइजिगी होता है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या है कि पहले वो
हमारे जो मोनोसिस्टस एनिमल्स हैं पहले छोटे और गोलाकार थे, जो फीडिंग के बाद की स्टेज, इसके बाद वो जो है कि रिप्रोड्यूस करके तब जो है कि सिस्ट का निर्माण किए, एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट के अंदर जाकर के वो गैमेट का फॉर्मेशन किए। और गैमेट के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जब आता है तो डॉटर न्यूक्लियाई का भी निर्माण करते हैं। इसमें क्या गैमेट फॉर्मेशन धीरे धीरे वो पूरी तरीके से माइटोसिस के अंदर जो विभाजन करके डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बिल्कुल मेन साइड पे हो जाते हैं और ये आपके जो डॉटर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ये विभाजन के दौरान होते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद ही जो टीलोफेज अवस्था होती है इसमें ये पूरी तरीके से तरल पदार्थ के अंदर जो है रिप्रोड्यूस करके जो है कि इसको डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण किए हैं। अब डॉटर न्यूक्लियाई भी पूरे सिस्ट के अंदर ही काम कर रहा है, पुटी भवन के अंदर ही अंदर वो रिप्रोड्यूस करके डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो कैसे आइसोगैमेट का फॉर्मेशन। अब डॉटर न्यूक्लियाई अगले स्टेप में जो है सिस्ट के अंदर ही आइसोगैमेट का काम करते हैं। आइसोगैमेट होता है और एनाइसोगैमेट। अब आइसोगैमेट में भी जाइगोट का निर्माण होता है। अब जाइगोट क्या है कि पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, किसी का पेयर नहीं, इसमें मिक्सअप होते हैं, चाहे मेल और फीमेल अलग नहीं होते हैं। अब ये आइसोगैमेट में हेप्लॉइड क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? हेप्लॉइड क्रोमोसोम। जो अगुणित क्रोमोसोम होते हैं वो पहले अगुणित होंगे और फिर जाकर के वो द्विगुणित होते हैं। तो कहा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है कि मेल और फीमेल क्रोमोसोम जब मिलते हैं, गैमेट मिलते हैं, तब जाकर के डिप्लॉयड नंबर ऑफ जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब डिप्लॉयड जाइगोट का जब निर्माण करते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट में आपका जो है कि दो गैमेट मिलते हैं और दो गैमेट मिल करके जो है कि पूरी तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस करके जो है कि पेयर बना लेते हैं। और जब पेयर बनाते हैं तभी जाकर के स्पोर का निर्माण होता है। अब सिनगेमी जो है आपका साइजगेमी हुआ तो आपको जो सिनगेमी हुआ, और सिनगेमी में क्या है कि पूरी तरीके से विभाजन करके वो जाइगोट का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट का निर्माण करने के बाद फिर वो जाइगोट धीरे धीरे आपका स्पोरोब्लास्ट करता है। क्या कहता है? स्पोर का जो है कि ब्लास्ट का खुद विकास होता है, स्पोर बनते हैं। और स्पोर जो तो इसमें आकर सिस्ट का निर्माण बराबर होता ही रहेगा, वे सिस्ट के अंदर ही वो स्पोर का निर्माण करते हैं। और स्पोर का जो आकार होता है वो आपका नाव के आकार का होता है, जिसको हम बोट शेप्ड कहते हैं, बोट के आकार का होता है। और वो बोट के आकार का जो स्पोर है वो क्या है कि वो स्पोर ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद वो खुद विकास होने के बाद जो है स्पोर के अंदर स्पोरोसिस्ट भी लगे होते हैं, और स्पोरोसिस्ट के अंदर ही वो बार बार वो रिप्रोड्यूस करके वो का स्पोरोसिस्ट का निर्माण कर रहा है। स्पोर, और स्पोर का जो आकार है वो पूरी तरीके से नाव के आकार का होता है। अब स्पोरोसिस्ट के बाद क्या होता है कि जब ब्लास्ट करने के बाद वो क्या फ्री स्पोरोजोइट क्या होता है? फ्री हो जाता है। अब फ्री होने के बाद वो निकलना शुरू करते हैं, और निकलने के बाद क्या होता है? उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ जब भी होगा तो वो क्या होता है? ग्रोथ आपका डेवलपमेंट स्टेप में होता है, और उसमें क्या है कि वो सिलिएटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और सिलिएटेड बनाने के बाद क्या है कि लास्ट स्टेप जो डेवलपमेंट होता है, जो ट्रोफोजोइट डेवलपमेंट के समय जो है वो स्ट्रक्चर आपका एक यंग ट्रोफोजोइट का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने फिगर में आपको दिखाया है, यंग ट्रोफोजोइट जो स्पर्मेटेल बना लेते हैं, पैल्कल्स बना लेते हैं, और न्यूक्लियस पूरी तरह उनके बॉडी का निर्माण होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि फिगर के माध्यम से भी कि जो लाइफ साइकिल होती है मोनोसिस्टिस का वो सिंगल होस्ट में होता है।
जब सिंगल होस्ट होता है तो उसमें क्या है कि पहले सबसे पहले यंग ट्रोफोजोइट आएंगे, फिर मेच्योर ट्रोफोजोइट आएंगे, और यंग और मेच्योर मिल करके क्या करते हैं कि वो गैमेटोसिस्ट का निर्माण करते हैं, गैमेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं, और गैमेटोसाइट्स में क्या होता है कि पेयर ऑफ गैमीट बनते हैं, और गैमीट क्या है डिफरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट जो है कि सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान वो क्या करता है कि डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है, और डॉटर न्यूक्लियाई के निर्माण करने के बाद जो है कि वो पूरी तरीके से जाइगोट का निर्माण करता है, और जाइगोट जब बन जाते हैं तो वह जाइगोट क्या करता है कि विभाजन करता है, स्पोरोब्लास्ट करता है, तो स्पोर का निर्माण करता है, और स्पोर का जब निर्माण हो जाता है तो स्पोर ब्लास्ट होता है, और स्पोर जब ब्लास्ट होता है तो स्पोरोसिस्ट और प्री स्पोरोजोइट्स बनते हैं, और प्री स्पोरोजोइट्स बनने के बाद फिर वो ग्रोथ करता है, और ग्रोथ के बाद फिर वो जो क्या करता है कि डेवलपमेंट करके यंग ट्रोफोजोइट्स का निर्माण करता है, जो कि यंग ट्रोफोजोइट्स में टेल बनते हैं, और एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस का विकास होता है। फिर इसी तरीके से ये बार बार वो रिपीट करते हुए जो है कि पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने आपको आज टॉपिक जो मोनोसिस्टिस लिया था, एक बार फिर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मोनोसिस्टिस जो एनिमल्स हैं वो आपके स्पोरोजोआ उपसंघ में बहुत ही जो फेमस है, जो कि सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है, और जैसे मलेरिया परजीवी हैं वो आपके डबल होस्ट में होता है, डाइजेनेटिक होस्ट होते हैं। इस तरीके से ये मेरा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेके पहुँचेंगे फिर, और उसके बाद फिर हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जो है हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। नमस्कार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक फाइलम प्रोटोजोआ का ही लेके आए हैं, पैरामीशियम। और पैरामीशियम भी आप यूग्लिना की तरह भी एक नया टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड, और पैरामीशियम भी आपका माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। और सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में सिस्टमेटिक पोजीशन पैरामीशियम का बताने चल रहे हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सिलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटम। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सिलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटम। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है आपका हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ पैरामीशियम। Habitat and habitat of paramecium. The paramecium is a freshwater animal. It is found in freshwater ponds, pools, lakes, etc. Paramecium micro. Habit and habitat of paramecium. Paramecium found in freshwater animal. It is found in ponds, pools, lakes, river, etc. पैरामीशियम स्वच्छ जल में पाया जाता है। यह तालाबों में, झीलों में, खाइयों में ये मिलता है, और इट इज द मेन फूड ऑफ पैरामीशियम द माइक्रो एनिमल डायटम्स etc. पैरामीशियम found in asexual reproduction, and the sexual reproduction is the conjugation of paramecium. पैरामीशियम जो रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन के अंदर ही लैंगिक प्रजनन होता है, बाकी में वो जो है कि एसेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन होता है। और मेन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें मेन पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, द थ्री shape, size and color. The shape of paramecium is the sleeper animal scales.
कौन सा आकार होगा? स्लीपर, स्लीपर एनिमल क्यूल्स, स्लीपर एनिमल क्यूल्स, ये आपका शेप हो गया, शेप ऑफ पैरामीशियम। यह एक चप्पल के आकार का होता है, यह तलवे के आकार का होता है और इसका साइज जो है 80 माइक्रोन, जो साइज है मेन साइज 80 माइक्रोन टू 350 माइक्रोन होता है। अब इसमें मेनली साइज और कलर आपका जो है वाइट कलर का होता है, पैरामीशियम कलर इज वाइट। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ जो मॉर्फोलॉजी में ही मेनली जो पैरामीशियम की बॉडी जो स्पाइंडल शेप्स है, इस पे आपके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब एंटीरियर पार्ट आपका जो है मेनली पॉइंटेड, मिडिल पार्ट ब्रॉड और पोस्टीरियर जो है आपके पॉइंटेड होते हैं। अब इसमें मेनली जैसे आपको हम बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जैसे पेलिकल्स जो मेनली आपका इसमें एक पार्ट और है पेलिकल्स, पेलिकल्स। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है पेलिकल्स का रोल क्या होता है। तो पेलिकल्स के द्वारा जो है यह अपनी बॉडी को सुरक्षित रखता है और मूविंग करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका सीलिया, सीलिया क्या है? एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स है सीलिया। जैसा कि हमने सीलिया को दिखा, सीलिया का जो स्ट्रक्चर है वो हेयर लाइक, एक बाल के या रोम के समान जो है इसका जो है पार्ट होता है और ये सीलिया के द्वारा वो लोकोमोशन करता है, सीलिया के द्वारा लोकोमोशन करता है। और लोकोमोशन इज डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज फर्स्ट part is the flare, so first part the ciliary bits and second the body movements। अब जो मेनली आपका सीलिया के बाद आता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, द यूग्लिना the paramecium caudatum, the paramecium caudatum is found in 2 contractile vacuoles, 2 contractile vacuoles, that is first anterior contractile vacuoles and second posterior contractile vacuoles। अब जो contractile vacuoles है, the contractile vacuoles is main function of the osmo regulation। तो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो कार्य है वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है, परासरण नियमन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन is divided into 2 process, osmosis and diffusion। The osmosis is the level of the low to high concentrate और diffusion is the high to low concentrate, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आपका जो है परासरण क्रिया करता है और जो विसरण होता है वो आपका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है वर्क करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में 2 जो मेन है, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को हम डायस्टोल के नाम से भी जानते हैं। डायस्टोल और सिस्टोल 2 होते हैं। डायस्टोल का मेन वर्क होता है कि यह पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जितने भी फ्रेश वाटर हैं उनको जो है एडाप्ट करने का काम करता है, बॉडी के अंदर कंज्यूम करने का काम जो है एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में डायस्टोल होता है, जो आप नाम सुने होंगे डायस्टोल। डायस्टोल और डायस्टोल की सहायता से जो है कि वाटर को अंदर की तरफ ले जाते हैं। और उसके बाद जो सिस्टोल है, सिस्टोल से जितने भी, अब यहाँ पे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को हम सिस्टोल के नाम से भी जानते हैं। सिस्टोल के द्वारा क्या होता है कि जितनी भी बॉडी के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं उसको वह डिफ्यूज करता है, तो सिस्टोल की सहायता से। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियस, जो मेन है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम the paramecium body is
found in two nucleus. That is first nucleus of the micronucleus, second is macronucleus. The micronucleus is shape of spherical or oval, and macronucleus is shape of kidney or bean shaped. The nucleus is main function of the body development. अब फर्क है, जो न्यूक्लियस जो केंद्रक, पैरामीशियम की बॉडी में दो केंद्रक होते हैं, एक आपका बड़ा केंद्रक जिसे हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और एक छोटा और लघु केंद्रक जिसे हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। अब जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका आकार गोलाकार या अंडाकार होता है, और जो बड़ा न्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस है उसका आकार बीन शेप्ड मीन्स सेम के बीज के आकार का, या किडनी शेप्ड जिसको हम हिंदी में ब्रिक कहते हैं, ब्रिक के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है पैरामीशियम के शरीर में, जो बड़ा न्यूक्लियस कहलाता है। अब माइक्रोन्यूक्लियस का जो कार्य है पैरामीशियम की बॉडी में, तो माइक्रोन्यूक्लियस इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या कंट्रोलिंग करता है? पैरामीशियम के बॉडी में जो छोटा केंद्रक होता है वो प्रजनन ऑर्गन, प्रजनन के अंग को कंट्रोल करता है, और वह प्रजनन में हेल्प भी करता है, जिससे उनकी संतान बढ़ती है। न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस का कोई भी विभाजन नहीं हो सकता है, कोई भी डिवीजन नहीं हो सकता है। और इस डिवीजन के लिए जैसे आपको क्या कहते हैं कि बाइनरी फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, कॉन्जुगेशन होते हैं, तो माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। माइक्रोन्यूक्लियस क्या जो कार्य होता है, माइक्रोन्यूक्लियस इज द मेन फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल, मीन्स कि पैरामीशियम के बॉडी के अंदर जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वह उपापचय की क्रिया को जो है कि मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जो कि मेन फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स खाद्य रिक्तिका। द फूड वैक्यूल्स इज द मेन फंक्शन ऑफ द टोटल फूड रिजर्व। क्या करता है कि टोटल भोजन के जो पार्ट हैं उनको कंट्रोल करके रखने का काम फूड वैक्यूल्स करता है। और इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जब फूड वैक्यूल्स में भोजन आएगा तो उसके बाद वो एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। अब बात ये आती है कि इसका जो मार्फोलॉजी है, हमने एक्सटर्नल मार्फोलॉजी जो हुआ है आकार था, उसके बारे में हमने आपको शेप, साइज और कलर बताया। अब इसी तरीके से जो है हम आगे चलते हैं, जैसे इसमें फिजियोलॉजी होता है। जो मेन फिजियोलॉजी ऑफ पैरामीशियम। फिजियोलॉजी में सबसे पहले लोकोमोशन मीन्स गमन होता है, गति करना। तो पैरामीशियम में जो गति होता है, मेन लोकोमोटरी ऑर्गन फाउंड इन पैरामीशियम इज सीलिया। सीलिया क्या है? यह लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीलिया। सीलिया जो आपका लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, इसमें मेनली टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका सीलियरी बेड्स होता है, और सेकंड है आपका बॉडी मूवमेंट। जो सीलियरी बेड्स
मेन सीलियरी बीट्स जो होते हैं, सीलिया के द्वारा जो लोकोमोट करता है, जो लोकोमोशन करता है, वो आपका जैसे हमने कहा कि पैरामीशियम में चलन जो गमन करने के लिए मेन आर्गन सीलिया होता है। जो सीलिया का आकार एक रोम के समान होता है और यह जो है दो तरीके से लोकोमोशन करता है, एक सीलियरी बीट, दूसरा बॉडी मूवमेंट। जो सीलियरी बीट्स होता है वह एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, एक दिशा में करता है। जैसे कि ये तालाब के अंदर पाया जाता है पॉन्ड्स में, तो पॉन्ड्स में डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जैसे आपका एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए वो क्या करता है, सीलिया की सहायता से एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा। एक डायरेक्शन में जो है वो सीलिया के द्वारा गमन करता हुआ दूसरे किनारे पे पहुंचता है, इसलिए उसको हम डायरेक्शन मोमेंट के नाम से जानते हैं। और जो बॉडी मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट क्या है कि वो सीलिया का बहुत बड़ा रोल नहीं होता उसमें, वो अपने बॉडी के द्वारा ही मूवमेंट करता है। और फिर जो इसमें जो है आपका मेन, जैसे हमने अभी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बताया, अभी जनरल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट टाइम पे आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे आपका एंटीरियर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज मेन फंक्शन ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है उसमें क्या है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द बॉडी आउट, मतलब बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर करने का काम जो है मेन हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ही करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पैरामीशियम की बॉडी में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि अन्य एनिमल में केवल एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है। दो, अब से एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो गया, तो ये क्या करता है कि शुद्ध वाटर को, जो स्वच्छ जल है उसको अंदर की तरफ प्रवेश कराता है, जो पेलिकल्स की सहायता से अंदर की तरफ वो जो है विसरित हो जाते हैं। और इसके बाद जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि वाटर को जो अपशिष्ट मटेरियल है पैरामीशियम की बॉडी में, उसको क्या करते हैं कि बॉडी से बाहर करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को हमने पैरामीशियम के बारे में जनरल चीज़ बताया कि ये इनका सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन, और फिर जो है हैबिट एंड हैबिटाट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, और बाकी जो है कि हम नेक्स्ट टाइम पे जो है कि नेक्स्ट डेट पे हम आपको इसको विस्तार से जो है कि पैरामीशियम को लेके चलेंगे, एक तरफ से बताते हुए कंप्लीट करेंगे। ओके।